हेलो एवरीबॉडी, वर्कशीट 24 आ गई है बच्चों। क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट है। आज हम देखने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स। लास्ट टाइम हमने देखी थी फूड क्रॉप्स, जिसमें हमने ग्रेन्स देखा, व्हीट देखा, राइस देखा और ऑयल सीड्स देखे और बहुत सारी ऐसी फसलें देखी जो एज अ फूड यूज़ की जाती हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप्स इन इंडिया। रबड़ की जो खेती है वो लगभग किस साउथ इंडिया में की जाती है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से राज्यों में साउथ इंडिया में इसकी खेती की जाती है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और थोड़ी सी नॉर्थ ईस्ट में भी गारो हिल्स ऑफ मेघालय में। ये इंडिया नेचुरल रबड़ के प्रोडक्शन में, जो कि एक पेड़ से बनता है, उसमें 5th रैंक पर आता है। ये इक्वेटोरियल रीजन की है फसल और रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए और टेम्परेचर मॉडरेट चाहिए इसको, मतलब मॉडरेट इन द सेंस अबव 25 डिग्री चाहिए। ह्यूमिड एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। अब हम चलते हैं कॉटन की तरफ। कॉटन को ब्लैक सॉइल में उगती है, तो कॉटन के लिए ड्रायर प्लेसेस चाहिए होते हैं। कॉटन कहाँ पर होती है वो देखते हैं। कॉटन होती है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, यूपी में होती है। ड्रायर पार्ट्स में होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में होती है, दक्कन प्लेट्यू के आसपास होती है। हाई टेम्परेचर चाहिए और थोड़ी बहुत रेनफॉल चाहिए और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी कि बिना ठंड के 210 दिन इसको चाहिए इस फसल को, कॉटन को। कॉटन बहुत अच्छी होगी अगर फ्रॉस्ट फ्री होगा मौसम, यानी कि बिल्कुल भी सर्दी ना हो। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कॉटन का, और इंडिया में सबसे पहले कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ही कॉटन इंडिया में उगाई जाती है। इंडिया 3rd पोजीशन पे है वर्ल्ड वाइड। अब हम आते हैं जूट की तरफ। जूट की खेती पश्चिम बंगाल की तरफ ज़्यादा की जाती है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स। काफ़ी पानी चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर भी चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय में इसकी खेती की जाती है। लगभग सब एक जगह है ऑलमोस्ट। इंडिया लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, यानी कि हम फर्स्ट हैं जूट प्रोडक्शन में। जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट, बहुत महंगा होता है, इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटीरियल, इसलिए इसकी जगह सिंथेटिक फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्पेशली नाइलॉन वगैरह का जो सस्ते पड़ते हैं, और प्लास्टिक इसका रिप्लेसमेंट है, यानी कि इसकी जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग टेक्नो फ्रेंडली हो गए हैं। अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म्स अरोज, जब क्या हुआ, बहुत ज़रूरत पड़ी, जब सस्टेन्ड यूज ऑफ लैंडेड विदाउट कंपैटिबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्या हुआ, हम लोगों के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए नहीं और हम लोग वही पुराने तरीके से खेती करते रहे, इसलिए हमारी पेस जो थी, स्पीड थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की, वो धीरे धीरे कम होने लगी। हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसकी ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए ये सारे रिफॉर्म्स लेने पड़े एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। कौन से रिफॉर्म्स लेने पड़े देखिए। सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके, वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, हमारे यहाँ इतना अनाज पैदा हो सके कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। वाइट रेवोल्यूशन इज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, इतना मिल्क प्रोड्यूस करें हम लोग कि अब सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। एबोलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों को दे दी गई। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स के ग्रुप बनाए गए ताकि इकट्ठे खेती हो सके। इंट्रोडक्शन ऑफ कलेक्टिवाइजेशन एंड कॉपरेशंस, इस तरह के कॉन्सेप्ट आए जिसमें क्या कहे, छोटे छोटे खेतों की बजाय खेतों को इकट्ठा करके एक साथ कोई काम किया जा सके। उसके बाद इनिशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, पूरी तरह लैंड का डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाए जाएँ। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस कराई जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, ताकि लोगों को इधर उधर से कर्जा ना लेना पड़े। कोऑपरेटिव्स फॉर लोन फैसिलिटीज़ ऑन लो इंटरेस्ट, कोऑपरेटिव बैंक खोले गए, कोऑपरेटिव खाते खोल गए ताकि लोगों को सस्ते दामों पर बैंक से रेगुलराइज्ड तरीके से लोन मिल सके। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम इंट्रोड्यूस की गई ताकि किसानों को सही वक्त पर पैसा मिल सके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, यानी कि हर एक फसल का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा। अगर कोई नहीं खरीद रहा उस फसल को, तो सरकार उस कीमत पर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर आपसे वो फसल ज़रूर खरीदेगी। रिन्यूमरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू सेव फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय स्क्रूपलस मिडिल मैन एंड स्पेकुलेटर्स। जो लोग, क्या स्पेकुलेटर्स वो लोग होते हैं बेटा, जब ज़रूरत नहीं होती है, फसल ज़्यादा होती है तो उस वक्त उस फसल को रोक लेते हैं और बाद में जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसको बेचने की कोशिश करते हैं ऊँची कीमतों पर। और जो
मिडिल मैन होते हैं, जैसे कि आप किसान से कोई सस्ती चीज़ खरीदा और उसको मंडी में लाकर या कहीं और ले जाकर बहुत ज़्यादा कीमतों में बेचते हैं, मिडिल मैन होते हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, एक प्रोक्योरमेंट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसे कॉन्सेप्ट लाए गए जिससे किसानों को पता चल सके कि सरकार ने क्या कीमत निकाली है, उस कीमत से नीचे उनसे कोई भी वो फसल खरीद नहीं सकता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहती है गिवन बिलो आर 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप्स दी हुई हैं एक्स और वाई। क्लू दिया गया है, आइडेंटिफाई करो। चलो, फाइबर क्रॉप है, ड्रायर ब्लैक सॉइल में उगती है, कॉटन है बेटा, कॉटन है। ब्लैक सॉइल का नाम आते ही आप समझ जाना, और फाइबर तो है ही, ठीक है, तो कॉटन है। रिक्वायर्स फ्रॉस्ट फ्री कंडीशन, हाँ। हाई टेम्परेचर, हाँ। विच इंडियन स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स, कॉटन कहाँ होती है बेटा, महाराष्ट्र, गुजरात सबसे बड़े हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। और कौन से हैं यहाँ पर देखिए, कॉटन कहाँ कहाँ होती है, ये सारे स्टेट्स का नाम आप लिखेंगे, कॉटन और ये सारे स्टेट्स का नाम आप लिखेंगे, जिससे आपको ये पता चले कि कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट हिंट कहता है वाई इज़ अनदर फाइबर क्रॉप बट इट नॉट ग्रो ऑन सॉइल, इंस्टेड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून्स फेड ऑन ग्रीन लीव्स। बेटा ये रेशम है, सिल्क है, सिल्क है। फसल उगती नहीं है, किससे बनाई जाती है, कोकून्स से बनाई जाती है। कोकून्स हरे पत्ते खाते हैं और मलबरी के पत्ते खाते हैं, स्पेशली मलबरी ट्री पे उगाए जाते हैं। इनकी वुमेन साड़ी भी पहनती हैं, तो ये क्या है बेटा, सिल्क है। ये फैब्रिक कौन सा है, सिल्क है, कोकून से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वाई डू यू थिंक जूट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर, गिव एनी 2 यूजेस विच इट में कैन बी पुट, वाई इट इज़ लूजिंग मार्केट। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले चीज़ तो वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ये मार्केट क्यों लूज़ कर रहा है, बिकॉज इसका आंसर देखिए थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ क्या लिखना है। Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing material, particularly the nylon, क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं। अब हम लिखते हैं why jute is called the golden fiber, जूट को गोल्डन फाइबर क्यों कहते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं why is jute called the golden fiber. Jute is the second most important vegetable fiber after cotton due to its versatility. Due to its versatile nature लिख लीजिए। versatile use, jute is used chiefly to make cloth for wrapping bales of raw cotton and to make sacks and coarse cloth. ब्राउन कलर का होता है बेटा, रस्सियाँ बनती हैं, आप लोग जानते होंगे, जूट वही होता है जूट, ठीक है। अब हमारे पास है द फाइबर्स आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स, चेयर कवरिंग्स, कारपेट्स, एरिया रग्स, हेशियन क्लोथ एंड बैकिंग फॉर लाइनोलियम। इन सब चीज़ों में जूट का इस्तेमाल होता है। ब्राउन कलर का फाइबर होता है, इसलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अभी हम लिखेंगे jute is called golden fiber because it is a cash crop and can be very profitable for the economy as its export can bring in a lot of money into the economy. It is second most important natural fiber after cotton and its demand is on rise in the world. ठीक है बच्चे, गोल्डन कलर का होता है, कैश क्रॉप है, गोल्डन फाइबर इसलिए कहते हैं कैश क्रॉप है, और गोल्डन से कलर का ही होता है और इम्पॉर्टेंट नेचुरल फाइबर है और वर्ल्ड में इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट हमने लिख लिया था ना, हमने बताया था पहले कहाँ पे लिखना है, वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट, यहाँ से लिखना है, ये वाला पोर्शन आपको लिखना है, वाई इज़ इट लूजिंग मार्केट इसी क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
Kisora is a small farmer practicing agriculture on 1 acre of land in Sultanpur village. How do you think the reforms have helped him improving his lot? क्या क्या इन ये जो नीचे वाले ऑप्शंस हैं इनसे उसकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, ग्रामीण बैंक से क्या फ़र्क पड़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से और क्रॉप इंश्योरेंस से। देखिए, तीनों का बताती हूँ मैं। हाँ डैडी। चलिए बच्चों, लिखते हैं ग्रामीण बैंक इज़ ऑफ ग्रेट यूज़ फॉर एनी फार्मर बिकॉज फार्मर को क्या मिल जाता है? ईजी लोन मिल जाता है और अच्छे इंटरेस्ट रेट पर फॉर हिज एग्रीकल्चर पर्पजेज। लोन्स एट ईजी EMI ऑप्शंस एंड वेरी लो इंटरेस्ट रेट। ग्रामीण बैंक्स save farmers from getting exploited in the hands of landlords। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस is announced by the government for any crop in the market। MSP is the minimum price that a farmer will get in return for selling his crop in the market। The MSP process has saved the farmers from getting exploited in the hands of middlemen and speculators। ठीक है बच्चे, दोनों हो गया। MSP हो गया, ग्रामीण बैंक हो गया। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस is a good insurance for a farmer because in case of any natural calamity like flood etc., a farmer will receive the full amount of the crop which got destroyed. This has saved many farmers from the suicidal tendencies that take place due to crop destroyal by natural calamities। क्रॉप की इंश्योरेंस कर दी जाती है तो कोई भी, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, कोई सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान सुसाइड कर लेते हैं, तो उस पर्पज़ से आप उस बीमारी से उससे दर्द से आप बच सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी क्रॉप की इंश्योरेंस करा लीजिए। वो क्रॉप अगर बर्बाद भी हो जाती है फसल से, अर्थक्वेक से, बाढ़ से, सूखे से, तो गवर्नमेंट आपको उसके, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको उसके पैसे देगी। तो ये हो गया क्लियर। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो पूछेगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। बाय।